जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे फैक्टर्स को, देखेंगे जो इफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। तो सबसे पहला जो फैक्टर आपकी बुक पे मेंशन है वो है जी टेम्परेचर। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ऊपर को ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और इस साइड को देखें तो इस साइड को टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है। एंजाइम तेजी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं और एक खास टेम्परेचर पे जाके एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अचानक से जब टेम्परेचर मजीद बढ़ाया जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं और ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन भी आपने प्रिपेयर करनी है। अब सवाल ये है कि एक खास टेम्परेचर के बाद एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय स्लो क्यों हो जाती है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम की एक्टिविटी फर्दर बढ़ने की बजाय स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह यह है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो एंजाइम के जो एटम्स होते हैं, एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो विगोरियसली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, यानी जो एंजाइम होता है वही डैमेज हो जाता है। जब एंजाइम ही डैमेज हो जाएगा, इसको एंजाइम का डी नेचर होना कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर से एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे और डी नेचर होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो इसको एंजाइम का डी नेचर होना कहते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे स्लो हो जाएगी। तो ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। अच्छा, एंजाइम्स जो हैं वो जिस मीडियम में काम करते हैं ना, उसकी एक खास पीएच होती है। तो वो जो पीएच होती है वो वाली भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आप ये टेबल में देख सकते हैं कि पीएच 0 से शुरू होती है और यहाँ पे 10 तक दिखाया हुआ है, 0 से 14 तक होती है, तो 10 तक यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हर एंजाइम में खास पीएच पे मैक्सिमम काम करता है। एंजाइम की वो पीएच जिस पे वो मैक्सिमम काम करेगा उसको ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। तो आप ये देखें, ये एक एंजाइम है, इसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, ये स्टमक में काम करता है और स्टमक के अंदर ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये 2 पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम करता है। लिहाजा 2 पीएच जो पेप्सिन के लिए 2 पीएच है वो इसकी ऑप्टिमल पीएच है। इसी तरह जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम ये इंटेस्टाइन में काम करता है और ट्रिप्सिन एंजाइम के लिए जो 8 पीएच है वो ऑप्टिमल पीएच है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है अगर पीएच 8 होगी तो वो मैक्सिमम काम करेगा, इससे ऊपर नीचे होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्टेड होगी। अच्छा जी, तो ये लिखा हुआ है जी। तो अगर पीएच एक्सट्रीमली चेंज होगी, बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो उसकी वजह से भी जो एंजाइम्स हैं वो डी नेचर हो जाएंगे। डी नेचर होने का मतलब है कि एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पीएच की तब्दीली से भी एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे, एक्सट्रीम तब्दीली से, और एक्सट्रीमली टेम्परेचर के बढ़ने से भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बढ़ने से भी एंजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे। आगे जी नेक्स्ट पॉइंट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो कोई भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसको चलाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें चाहिए? एक तो हमें सबस्ट्रेट चाहिए जो एक्टिव साइट के साथ अटैच हो, और दूसरे नंबर पे एंजाइम्स चाहिए। तो ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इनफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल at the reaction site, the rate of reaction is directly proportional to the substrate available। यानी अगर हमारे पास एंजाइम्स भी अवेलेबल हैं तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट आते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखें, ये फर्ज करें एंजाइम्स है और ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट आते जाएंगे, जैसे जितने ज्यादा सबस्ट्रेट आएंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल एंजाइम्स हैं तो ऊपर से सबस्ट्रेट आते जाएंगे, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज होगा। तो सबस्ट्रेट अगर एंजाइम बहुत ज्यादा हो तो सबस्ट्रेट के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होंगे, सबस्ट्रेट जो है उसको प्रोडक्ट में
जो एंजाइम्स हैं वो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर फर्ज करें हमारे पास एंजाइम्स लिमिटेड है, महदूद है, तो सब्सट्रेट आएगा, वो सब्सट्रेट आके सारी की सारी एक्टिव साइट को फिल कर देगा। जब एक्टिव साइट सारी फिल हो जाएंगी तो फर्दर रिएक्शन चलाने के लिए हमारे पास एंजाइम ही नहीं बचेंगे, हमारे पास एक्टिव साइट ही नहीं बचेंगी, तो रिएक्शन जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। तो रिएक्शन उसी सूरत में चलेगा जब सब्सट्रेट भी अवेलेबल बहुत ज्यादा हो और एंजाइम्स भी जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो रिएक्शन चलता रहेगा। अब ये इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स वो हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और एक्टिवेटर्स वो हैं जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को कम कर देते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा और ये अभी भी आप लोगों ने देख लेना। तो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में हम लोगों ने क्या देखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इनफ एंजाइम्स, यानी जब एंजाइम्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, जब एंजाइम्स की तादाद बहुत ज्यादा हमारे पास, तो जैसे जैसे सब्सट्रेट आते जाएंगे रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होंगे, एक्टिव साइट को प्रोडक्ट में बदलती जाएगी। लेकिन अगर सब्सट्रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए और एंजाइम्स कम हो, तो सारी की सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी, तो सब्सट्रेट के बढ़ाने से फिर रिएक्शन बढ़ने की बजाय कम होगा। तो ये लिखा हुआ है अगर एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो, एक्टिव साइट अवेलेबल हो तो रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर तमाम जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाइड हो जाए तो रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि स्टिल हो जाएगा। ये सीधा ग्राफ इसी को जाहिर कर रहा है। तो ये आप लोगों ने देख लेना।